हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइमली रिवीजन लगा रहे होंगे। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी बच्चे, ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। देखिए, अभी किसी बच्चे ने अगर प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो वो जा कर के प्लेलिस्ट में वॉच कर सकता है। ठीक है, आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने बाल विकास की और अदर सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें जाके आप वॉच कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे 50 तक के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं और सिलेबस हमारा कंप्लीट होने वाला है बाल विकास का। तो सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी के हेल्प हो सके। और अपकमिंग जितनी भी वीडियोस आएंगी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आने वाली हर एक वीडियो, हर एक सेगमेंट आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल होने वाला है। चलिए फिर आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 51। जीन पियाजे ने बाल विकास और बौद्धिक अवस्थाओं की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है बौद्धिक विकास की। अब देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में भी, ऑब्जेक्टिव में भी। कभी कभी ये स्टेजेस जो हैं दे दी जाती है, उसका सीक्वेंस पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है कि पर्टिकुलर स्टेज जो है उसका ईयर बताओ। ठीक है, कि वो कौन कौन से साल में होती है। ठीक है भाई, तो ये जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये आपके लिए बिल्कुल ये मान लो कि मस्ट है फॉर डीएलएड का, ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इवन एस्टेट और आपका जो बोलते हैं यूपी टेट, सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं इसका आंसर। देखो, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली बताई उन्होंने इंद्रिय जनित कामक अवस्था, दूसरी उन्होंने बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड थी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी उन्होंने बताई अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखो, मैं तो बस बाइलिंगुअल इसलिए बताती हूँ ताकि हर बच्चा कनेक्ट कर सके। ठीक है, लेकिन डीएलएड में आपको लिखना हिंदी में ही है। चलिए सबसे पहला देख लेते हैं इंद्रिय जनित कामक अवस्था में क्या होता है। ये जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है। सबसे पहले तो इनका ईयर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे की बुद्धि जो है वो उनके कार्यों के द्वारा पता चल जाती है। चादर पर बैठा बालक चादर पर पड़े दूर खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना ले लेता है, और भूख लगने की स्थिति में बालक रोने लगता है और रो करके वो अपनी भूख की स्थिति को बताता है ना। बच्चा क्या करता है, हाथ पैर मारता है जब उसे भूख लगती है या कोई चीज़ चाहिए होती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है। और आपने देखा भी होगा, अगर उसके आसपास कोई चीज़ पड़ी है तो वो जो है चादर को खींचने का प्रयास करता है पूरा पूरा, कि वो चीज़ उसे मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक जो होती है ये 2 से 7 साल तक की होती है। ठीक है, ईयर बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक देने के बाद कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाता है कि जीन पियाजे के द्वारा कौन सी स्टेज ऐसी है जिसमें बच्चा वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें विभेद करने लगता है, तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है। इस दौरान उनमें भाषा का विकास भी शुरू हो जाता है 2 से 7 साल के बच्चे का। नेक्स्ट है फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 होती है। इस अवस्था में बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है कि तार्किक रूप से सोचना बच्चा किस स्टेज में आरंभ करता है, तो किस स्टेज में करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर 7 से 11 साल का बच्चा जो होता है वो तार्किक रूप से लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। क्लियर है भाई? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे बताइए। ठीक है, फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरा पढ़ा हुआ समझ आ रहा है, कि किस हद तक समझ में आ रहा है और कौन सी चीज़ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वैसे मुझे लगता नहीं है कोई सेगमेंट ऐसा हो, मैं हर एक पॉइंट जो है काफ़ी एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है हमारी स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से आगे की होती है। ठीक है, 11+ की। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता, संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है और बालक अच्छी तरह से सोचने, समझने, समस्या समाधान करने, निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी उसमें हो जाता है। क्लियर है? हाँ, तो ये चारों स्टेज हो गई हैं।
जिन प्याजे ने जो हमें बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ध्यान और रुचि का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पुटअप किया जाता है, ठीक है। घुमा फिरा के कभी लघु उत्तरीय में पूछा जाता है, कभी अति लघु में, और कभी आपके बहुविकल्प में पूछा जाता है। तो ध्यान और रुचि क्या है, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनका, और रुचि के अभाव में ध्यान नहीं लगता है। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसमें आपका ध्यान भी नहीं लगेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें रुचि का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। बाल विकास की आवश्यकता क्यों है हमें, है ना, सोचने वाली बात है। तो क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है बाल विकास की आवश्यकता की, क्यों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, है ना। देखो, सबसे पहला है कि बाल विकास बालक के वृद्धि और विकास की समस्त स्थितियों, विभिन्न पहलू जैसे कि उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास आदि एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित, ठीक है। इस बात का ज्ञान हमें बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर है। नेक्स्ट, फिर हमें क्यों ज़रूरी है बाल विकास की स्टडी, कि प्रत्येक बालक में बुद्धि और विकास की गति एक समान नहीं होती है, इसलिए हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। एक घर में भी भले ही 2 बच्चे सिबलिंग्स हों, लेकिन आपने देखा होगा उनमें भी काफ़ी अंतर होते हैं, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए भी बाल विकास ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है फिर, बालक के बुद्धि विकास की प्रगति का ज्ञान कर लेने के बाद बालक भविष्य में कैसा और क्या बन सकता है। हम अनावश्यक श्रम और निराशाओं से अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। हम बच्चे की कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटीज़ की, वो कर क्या सकता है, उनको पता लगा सकते हैं, ठीक है। हर एक पहलू की स्टडी करके, उसका शारीरिक, उसका मानसिक एस्पेक्ट देख के, उसका इमोशनल एस्पेक्ट देख के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 4th पॉइंट है हमारा, बालक की वृद्धि विकास में वंशानुक्रम, वातावरण दोनों ही उत्तरदायी हैं। बिल्कुल, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट ही मिलके क्या बनाता है, डेवलपमेंट। हम इस बात का ज्ञान वातावरण में सुधार लाकर बच्चों का अधिक कल्याण करके कर सकते हैं, और यह आवश्यकता इसके लिए हमें प्रेरित करती है। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास की दिशा में परिणाम संबंधी सिद्धांत ये बताते हैं कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है, और विशेष अवस्था एवं आयु में बालक का विकास के ज्ञान से इस विषय में मदद ली जा सकती है। क्लियर है। हाँ, तो इन एस्पेक्ट को देखते हुए हमें क्या होती है, बाल विकास की ज़रूरत होती है, ठीक है, या उसकी आवश्यकता पड़ती है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, 6th पॉइंट है, बालक के भविष्य में होने वाली वृद्धि विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष परिवर्तन होंगे। इस बात का ज्ञान हमें सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है, और बालक में आने वाले समस्याओं और परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करने में समर्थ हो सकते हैं। देखो क्या होता है, जब हम बाल विकास को, बच्चों के विकास को अच्छे से जान लेते हैं स्टेज बाय स्टेज, तो हमें पता लग जाता है कि पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है, उसकी समस्याएं क्या हो सकती हैं, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, और उसी हिसाब से एक टीचर जो है उस बच्चे को टैकल कर सकता है। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 54, बालक में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। अब देखो, संवेगात्मक विकास क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, अभी देखो, संवेगात्मक विकास को बहुत सारे स्टेप्स के अंदर जो है यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। सबसे पहला है शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास। क्या होता है, संवेगों का विकास बालक के जन्म के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ भाई, आप सभी ध्यान रखिए अपना, मेरा गला काफ़ी ख़राब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। इन दिनों मौसम बदल रहा है, काफ़ी जो है फैन वैन चलते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत कोल्ड हो जाता है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहेंगे तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे, तभी मन लगेगा आपका पढ़ाई में, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। चलिए फिर आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस से। देखो, संवेगों का जो विकास है वो बालक के जन्म के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, इमोशंस जो हैं वो जन्म के बाद से ही आने लगते हैं,
बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने अपने विचार दिए हैं इस बारे में। तो शर्शन है एक, उनका मत है कि नवजात शिशु में 2 प्रकार के संवेग, दुख और सुख का अनुभव करता है। ठीक है। फिरस हुसैन आइजेंग का मानना है कि नवजात शिशु में भय, क्रोध, स्नेह, ईर्ष्या, द्वेष के संवेग पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है फिर इन संवेगों को वो शुरू से ही अनुभव करता है। 6 माह की अवस्था में, जब वो 6 महीने का हो जाता है तो संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचाना जा सकता है, जैसे कि मुस्कुराहट, कूदना, हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, उसके क्या है, चिन्ह है या साइन है उसको पहचानने के। रोना, मांसपेशियों का तनाव, यह दुख के लक्षण है। 1 साल के बच्चे के संवेगों का पहचानना कठिन होता है। अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट है कि एक बच्चे के कमरे में यदि रोते हुए बच्चे को बैठा दिया जाए तो वो बच्चा भी क्या होता है, ऑटोमेटिकली रोने लगता है। तो निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि इस अवस्था में बच्चे व्यक्तियों के चेहरे को देखकर कुछ सीमा तक संवेगों का पता लगा लेते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं वो व्यक्तियों के फेस को देख करके कुछ हद तक संवेगों का, इमोशंस का पता लगा लेते हैं। उनको लगता है सामने वाला रो रहा है तो वो भी ऑटोमेटिकली रोने लगेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। अब देखो इसमें क्या होता है, 2 अवस्थाओं में तीव्र गति से उत्पन्न होता है संवेग। ठीक है। एक तो 3 साल की आयु में, दूसरा 5 साल अथवा 6 वर्ष की आयु में। ठीक है। इस उम्र में क्या होता है, भय और क्रोध की प्रधानता होती है। ठीक है। बच्चे गुस्सैल होता है काफ़ी, उसमें भय, डर वगैरह होता है। अधिक खेलना, खिलौना टूट जाना, अधिक भोजन मिलना, खेलने को बाधा आदि थकान और क्रोध के कारण है। इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासाएं बढ़ती हैं। जिज्ञासाएं मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ती है। हर चीज़ को बच्चा जानना चाहता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है ना। बहुत क्वेश्चन पूछता है इसमें। ऐसे प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, उसका मानसिक विकास होता है। इस अवस्था में लड़के लड़कियों में संवेग अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। इसमें क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था विकास क्रम की जो है 6 से 12 साल की आयु मानी जाती है। ठीक है। बालक अपने द्वारा किए गए कार्य की अच्छाई बुराई को खुद से जानने लगता है। इस अवस्था में बालक स्वाधीन रहता है। स्वाधीनता में अवरोध होने पर वो क्रोधित हो जाता है। वो चाहता है कि मैं हर काम खुद करूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। और अगर उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। एक अध्ययन के आधार पर बालक गंभीर एवं आक्रामक प्रकार का व्यवहार अपने परिवेश और परिवार से सीखता है। ये बिल्कुल सही बात है। सपोज दैट जो आपके बड़े हैं, जो आपके आइडियल हैं या आपके रोल मॉडल हैं, अगर वो हर वक्त आप पर गुस्सा करते हैं, आपके परिवार में आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर टाइम आक्रामक रहते हैं, गंभीर रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, हर टाइम ही अकड़ू रहते हैं, तो आप भी क्या होंगे, आप पर भी उसका असर आ जाएगा और आप भी क्या करेंगे, अपने परिवेश, अपने परिवार से वो चीज़ सीख जाएंगे, ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। ठीक है। तो इस अवस्था में बालक क्रोध और अथवा ईर्ष्यावश लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों का खेल बिगाड़ना, चुगली करना, हंसी मजाक उड़ाना, ठीक है, और दूसरों की वस्तुएं तोड़ देने का काम करते हैं। कुछ बच्चे हिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, वो अपनी समस्याओं का समाधान हिंसात्मक ढंग से करते हैं, है ना, तोड़ा फोड़ी से, बिल्कुल जो है हिंसात्मक। इस अवस्था में बच्चे अपने स्नेह का प्रदर्शन शारीरिक स्पर्श, स्नेहपूर्ण शब्द, हंसी और मुस्कान के साथ करता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्लियर है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो बात हुई उत्तर बाल्यावस्था तक, ठीक है। हाँ, यही हमसे पूछा था कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक, किशोरा की तो कोई बात ही नहीं की, तो किशोरावस्था यहाँ पर नहीं होगी। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 55। बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? क्रिएटिविटी का। अब देखो, सबसे पहला है कि अगर बच्चों में हमें सृजनात्मकता विकसित करनी है तो उसके लिए बहुत सारे उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहला है मेंटल हेल्थ। किसी भी बच्चे में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए 2 दशाएं ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला तो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, दूसरा है मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता। ठीक है। जब बालक मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होगा तभी दोनों स्थितियां बन सकती हैं। अतः
दोनों स्थितियों को प्राप्त करने के लिए बालक का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले फिजिकली बच्चा अच्छा होना चाहिए, उसके बाद मेंटली भी जो है वो ठीक रहेगा। ठीक है, तभी जाके क्रिएटिविटी उसके माइंड में काम करेगी, है ना। तब जाके वो क्या करेगा, कुछ क्रिएटिव, कुछ नए आइडियाज़ उसके माइंड में आएंगे। नेक्स्ट है फिर तथ्यों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। बच्चों को तथ्यों का ज्ञान कराने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वह बालकों को समस्या के समाधान के विविध तत्वों की जानकारी देता है और उनके प्रयोग के लिए उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट है फिर प्रतिफल पर विचार, कंसिडर रिटर्न। किसी भी कार्य को करने का क्या परिणाम होगा, इस पर चिंतन करने के लिए भी बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार के मानसिक अभ्यास से बच्चों में सृजनात्मकता विकसित होती है। पता क्या है, जैसे कि हमने कहा कि बच्चों अगर हम इस काम को करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, बच्चा सोचना स्टार्ट कर देगा, नए नए आइडियाज़ निकालेगा अपने माइंड से, है ना। तो इस तरीके से बच्चे में क्रिएटिविटी हम डेवलप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन। कल्पना को मूर्त रूप देना ही सृजनात्मकता है। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास हो, इसके लिए उन्हें पूर्ण अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट है मौलिकता का स्पष्टीकरण। तथ्यों के अनुरूप मौलिकता का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। बालकों की प्रतिष्ठा भौतिक और नवीन कार्यों को करने से बढ़ती है और इसी कारण वे सृजनात्मक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। ठीक है, बच्चों की जो प्रतिष्ठा बढ़ती है वो कैसे काम को करने से बढ़ती है, नए कार्य और भौतिक कार्यों को करने से। कुछ नोवेलिटी हो उनके कामों में, कुछ नया, कुछ यूनिक कर रहे हो, तभी उस बच्चे को क्या कहा जाएगा, सृजनात्मक बालक। ठीक है, क्रिएटिव चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 56। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है कल्पना शक्ति का विकास, पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं इसके भी, जिसके थ्रू हम बच्चे में कल्पना शक्ति विकसित कर सकते हैं। सबसे पहला है भाषा ज्ञान का विकास करके। ठीक है, बालक का जैसे जैसे भाषा का ज्ञान बढ़ता है तो उसकी कल्पनाशीलता भी बढ़ती जाती है। भाषा और कल्पना जो है वो घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि रुचि और ध्यान है। बच्चा जब कोई कहानी सुनता है तो उससे संबंधित चीज़ों की कल्पना कहानी सुनने के साथ साथ करता जाता है। सपोज दैट जैसे आप बच्चे को कोई स्टोरी सुनाते हैं तो वो क्या करता है, अपने आप एक माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर लेता है। जब बच्चे के शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है तो वह शब्दों के सहारे अनेक घटनाओं की कल्पना करने लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट फिर और किस चीज़ से हम उसकी कल्पना शक्ति को विकसित कर सकते हैं। सेकंड है कथाएं या फिर कहानियाँ। कथाएं या कहानियाँ भी बालक की कल्पना शक्ति का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षक को बच्चे को कहानियाँ या फिर कथाएं जो है पूरे हाव भाव के साथ सुनानी चाहिए। ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन देने चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन देने चाहिए बच्चे के सामने, तब जाके उसकी कल्पना शक्ति जो है विकसित होती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हुए हमारे, एक तो उसकी भाषा का विकास करके, दूसरा क्या है, कहानी और कथाओं से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। अब देखो स्मृति के प्रभावी कारक क्या क्या हैं। स्मृति, मेमोरी के, एक स्वस्थ व्यक्ति सीखे हुए को बहुत समय तक याद रखता है। बिल्कुल ये सही बात है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उस चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक याद रखेगा। दूसरी चीज़ है सीखे हुए को अच्छी तरह स्मरण करने के लिए पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। बार बार रेपिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आपको किसी चीज़ को याद रखना है। अच्छे ढंग से सीखा हुआ बहुत समय तक याद रहता है। अगर आप किसी चीज़ की, जैसे सपोज़ दैट आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है और आप जो है उसे 3-4 जगह से ढूंढ के उसको क्लैरिफाई करते हैं, उसको ध्यान से पढ़ते हैं, तो वो आपको ज़्यादा याद रहता है। नेक्स्ट है फिर कठिन और जटिल सामग्री की अपेक्षा सरल और रोचक सामग्री का अधिक समय तक याद रहती है। अगर आपकी जो वो है क्या बोलते हैं करिकुलम में जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, अगर वो सिंपल होगा और इंटरेस्टिंग होगा तो आप उसे क्या करेंगे, काफ़ी टाइम तक याद रखेंगे। जैसे कि आपका यही सब्जेक्ट है बाल विकास, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ये अच्छा नहीं लगता हो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
58। अगर आपको भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 58। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना को विस्तार से समझाइए। अब देखो, शैशवावस्था और सामाजिक विकास, ठीक है। शिशु जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, ठीक है। उसके शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी होता जाता है। इस समय उसका सामाजिक विकास स्थिर नहीं होता, उसमें परिवर्तन होता रहता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया शैशवावस्था से स्टार्ट हो जाती है। शैशवावस्था में पहले महीने में वह साधारण और मानव की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है, लेकिन वो दूसरे महीने में मनुष्य की आवाज़ को पहचानने लगता है। तीसरे महीने में वो अपनी माता को पहचानने लगता है। चौथे महीने में वो क्या करता है, किसी को पास आते देखकर खुश होने लगता है, ठीक है। और 5वें महीने में क्रोध और प्रेम में अंतर समझने लगता है। और 2 साल में वह वयस्कों के समान व्यवहार करने लगता है। तीसरे साल में उसका सामाजिक विकास उसी तक सीमित रहता है। होता तो है बच्चे का सामाजिक विकास, लेकिन कहाँ तक सीमित रहता है, सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति उसके संपर्क में आते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बाल्यावस्था और सामाजिक विकास। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है बाल्यावस्था में, है ना, और नए वातावरण के साथ अनुकूलन करने लगता है, ठीक है। वह विद्यालय में किसी न किसी टोली का, किसी न किसी ग्रुप का सदस्य बन जाता है और टोली के आदर्शों का पालन करने लगता है। जो उसका ग्रुप है उसके रूल्स को फॉलो करने लगेगा और समूह का नेतृत्व भी करने लगता है, मतलब नेता बनता है पूरा उस क्या बोलते हैं उस ग्रुप का, है ना। अपने आप को समझता है कि मैं इसका लीडर हूँ। उसमें शिक्षक के प्रति विशेष सम्मान की भावना का विकास हो जाता है। बालक और बालिका में विभिन्न रुचियाँ विकसित होने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में विषम लिंगीय आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। लड़की लड़कों की तरफ आकर्षित होती है, लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है, किशोरावस्था में। बालक बालिकाओं का कार्य क्षेत्र अलग अलग हो जाता है। उसी आधार पर वे अपने समूह का निर्माण करते हैं। इन समूह का प्राथमिक उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। किशोरावस्था में बालक बालिका अपने भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और वो अपने व्यवसाय का चयन करना होता है उन्हें, ठीक है। वो मतलब उलझे रहता है उस चीज़ में कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये उथल पुथल उनके माइंड में चलती रहती है। इसी कार्य में सफलता और असफलता उनके सामाजिक विकास की दिशा को भी निर्धारित करती है, ठीक है। अगर वो किसी चीज़ में सक्सेस हो जाते हैं तो वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और उसी हिसाब से उनका सामाजिकरण होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है तो भाई फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, आज की क्लास हमारी थोड़ी सी प्रीवियस क्लासेस के कंपेयर में थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको 5 ही क्वेश्चन कराए थे, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ, आज संडे भी है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा सिलेबस करा दूँ ताकि जल्दी से आपका सिलेबस कवर हो जाए, है ना। हाँ कोई बात नहीं, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है आपको सिलेबस कवर करके अपना बार बार रिवीजन लगाना है, उसको बिल्कुल अच्छा करना है, बिल्कुल क्लैरिफाई करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं उसका क्या प्रभाव होता है शिक्षा में। तो सबसे पहला है व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही बालक को समूह में शिक्षा देना उतना सार्थक नहीं है जितना कि व्यक्तिगत समूह में शिक्षा देना है। देखो, अगर हम ज़्यादा बड़ा ग्रुप बनाएंगे तो कंपेयर टू अगर उससे छोटा ग्रुप है तो उसमें शिक्षा देना ज़्यादा सार्थक होता है। फिर डाल्टन योजना, बिनेट योजना, प्रोजेक्टिव मेथड जो है वो व्यक्तिगत शिक्षण पर बल देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट है छात्रों का वर्गीकरण। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। उनका विभाजन समरूप समूहों में कर दिया जाता है। जो बच्चे ये कह दो कि एक तरह के IQ लेवल के हैं उनको अलग ग्रुप में डाल दिया जाता है। जो बच्चे एक जैसी विशेषताएं रखते हैं उनको अलग ग्रुप में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर शिक्षण विधि। बालकों में भिन्न भिन्न मानसिक योग्यता होने के कारण
उन पर एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पूरी तरीके से ये अमनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है बालकों की रुचि। बच्चों में रुचियाँ, उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बालकों की रुचियों का विकास किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन से ही ये संभव है। नेक्स्ट है फिर पाठ्यक्रम की विभिन्नता। बालकों का मानसिक योग्यता स्तर भिन्न होने के कारण उनके लिए एक समान पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे एक बालक अपनी इच्छा के अनुसार विषयों का चयन कर सकता है। स्किनर के अनुसार पाठ्यक्रम के द्वारा ही बालकों की मानसिक योग्यताओं का सामना किया जाना चाहिए। करिकुलम जो हो बच्चों के मेंटल लेवल को देखते हुए हो। ये नहीं है कि बच्चा 6 क्लास का है और आप उसे बहुत एडवांस सिलेबस जो है उसको दे रहे हैं। ठीक है, वो भी उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, काफ़ी एडवांस हो जाता है, जो कि ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कक्षा का आकार। ये बिल्कुल की पॉइंट है। अगर कक्ष का आकार बड़ा होगा तो शिक्षक प्रत्येक बालक पर ध्यान नहीं दे सकता है। अतः व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही कक्षा का आकार इतना छोटा होना चाहिए जिससे कि शिक्षक प्रत्येक बालक पर ध्यान दे सके। ठीक है, अब देखा होगा अपने आसपास भी आपने देखा होगा, या कभी आपने ये कह दो कि अपने पास्ट में देखा होगा कि अगर बहुत बड़ी क्लास है तो उसमें एक टीचर है, ठीक है, वो किस किस पर ही ध्यान दे पाएगा, ये बताइए। अगर बच्चे लिमिटेड होंगे तब जाके टीचर अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सकता है ना। ये कोई कोचिंग या कोई ट्यूशन तो है नहीं कि भाई आपने बच्चे भर लिए इतने और आपसे वो संभाले नहीं जा रहे हैं, बस पैसों का लालच है और आप जो है उसको पूरा करते जा रहे हैं, भले ही किसी बच्चे का भविष्य ख़राब हो जाए। उससे अच्छा है बच्चे लिमिटेड रखिए, उनको अच्छे से पढ़ाइए, उनका रिज़ल्ट अच्छे से दीजिए। ठीक है, सबसे बेस्ट बात होती है ये नहीं है कि आप एक बड़ा जाल फैला रहे हैं और आपसे जो है काम कुछ नहीं हो रहा फिर। ठीक है, चीज़ें लिमिटेड रखिए, शॉर्टेड रखिए और उन पर ध्यान दीजिए, उन पर वर्क करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। स्मृति को परिभाषित कीजिए। स्मृति के विभिन्न प्रकार भी बताने आपको। ठीक है, तो स्मृति क्या होती है, वुडवर्थ ने बताया है कि जिन तथ्यों को भूतकाल में हमने सीखा है उनको याद रखना ही स्मृति है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फिर स्मृति के प्रकार। सक्रिय स्मृति, जब कोई तथ्य या घटना आवश्यकता पड़ने पर तत्काल स्मरण हो जाती है, एकदम से याद आ जाती है, तो वो बोलते हैं उसको एक्टिव मेमोरी। दूसरी होती है निष्क्रिय स्मृति, कुछ बातें किसी प्रयत्न डालने पर भी या कोई प्रयास करने पर भी थोड़ा सा अगर आप प्रयास करेंगे और वो आपकी मेमोरी में बनी रहेंगी तो इसको हम कहेंगे निष्क्रिय स्मृति। नेक्स्ट है तात्कालिक स्मृति, किसी तथ्य को याद करने के बाद तत्काल याद आ जाना, तुरंत याद आ जाना ही क्या कहलाता है, तात्कालिक। ठीक है, नेक्स्ट है फिर स्थायी स्मृति, कुछ तथ्य एक बार स्मृति का अंग बन जाने के बाद कभी भी नहीं भुलाए जा सकते हैं, जैसे कि विवाह, मृत्यु। ठीक है, और भी काफ़ी सारे इंसिडेंट होते हैं आपकी लाइफ के जो आपके हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं स्थायी स्मृति। नेक्स्ट है फिर व्यक्तिगत स्मृति, भूतकाल व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर जो स्मृति बनती है उसको व्यक्तिगत स्मृति बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका, जैसे पास्ट में कोई घटना हुई है, ठीक, और आपको अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर वो याद है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है अव्यवस्थित स्मृति, दूसरे लोगों से सुनकर जो बातें सीखी जाती हैं उनको बोलते हैं अव्यवस्थित स्मृति। फिर 7th है तार्किक स्मृति, तार्किक कौन सी होती है, लॉजिकल मेमोरी। इस प्रकार की स्मृति का आधार तर्क और चिंतन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर यांत्रिक स्मृति, कुछ कार्य यंत्रवत स्वतः ही उत्पन्न होते रहते हैं, स्वतः मतलब अपने आप होते रहते हैं, उनको बोलते हैं यांत्रिक स्मृति। क्लियर है सभी को? हाँ, वैसे तो आपका मैक्सिमम जो है 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है, तो इसमें से जैसे आपके सपोज दैट 10 पॉइंट दिए हैं तो आपको कोई भी 5 से 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं याद करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 9 पॉइंट है हमारा शुद्ध स्मृति।
जिस क्रिया द्वारा व्यवस्थित ढंग से ज्ञान सीखा जाता है उसे शुद्ध स्मृति कहा जाता है। एक सिस्टमेटिक वे में आप जो है नॉलेज लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध स्मृति। नेक्स्ट है शारीरिक स्मृति। यह भी एक प्रकार की यांत्रिक स्मृति की तरह ही है, जैसे कि टाइपिंग करना, साइकिल चलाना। ठीक है, हाँ, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाने आपको आती है तो वो बच्चा जो है स्कूटी या फिर बाइक भी आसानी से सीख जाता है। और एक होती है रटंत स्मृति, जो तथ्य रट कर याद किए जाते हैं, है ना, जिनको आप बार बार रटते हैं तो उनको बोलते हैं रटंत स्मृति। ठीक है भाई, आज फिर यहीं तक की क्लास रखते हैं। हाँ, 60 तक के हमारे क्वेश्चन हो गए हैं कवर, 61 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सभी बच्चे बने रहना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।